बच्चों, अधिशोषण का टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने बताया था कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण। जब अधिशोषित पदार्थ तथा अधिशोषक पदार्थ के अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल लगते हैं तो भौतिक अधिशोषण होता है, और जब अधिशोषित तथा अधिशोषक पदार्थ के अणुओं के बीच रासायनिक बंध बनते हैं तो रासायनिक अधिशोषण होता है। यह मैंने कल भी बता दिया था। तो इनमें और विस्तार से इनको अलग अलग पॉइंट्स में इनकी विशेषताएं और उसकी विशेषता लिख सकते हैं, और अंतर भी इनमें इसी तरह से बता सकते हैं। जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि वान डेर वाल्स बल लगते हैं। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध बनते हैं। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल उत्पन्न होती है, और भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो भौतिक अधिशोषण होता है यह उत्क्रमणीय होता है, मतलब अधिशोषित पदार्थ को वापस अधिशोषक से हटाया जा सकता है, उल्टी दिशा में क्रिया हो सकती है। पर यह अनुत्क्रमणीय होता है रासायनिक अधिशोषण, इसमें क्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता। अधिशोषण होने के बाद, अधिशोषण की क्रिया होने के बाद अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक की सतह से अलग नहीं किया जा सकता। दाब बढ़ाने पर यह बढ़ता है। दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, वान डेर वाल्स बल ज़्यादा लग जाएगा, तो इस वजह से दाब बढ़ाने पर यह बढ़ता है, और यह भी दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। यहाँ पे ला-शेतेली नियम यहाँ पे लगेगा, दाब बढ़ाने पर जब ये बढ़ेगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यहाँ पे लगेगा साथ में। ताप बढ़ाने पर घटता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी जिससे वान डेर वाल्स बल दुर्बल होंगे, और दुर्बल होने से यह अधिशोषण की मात्रा घट जाएगी। और ये ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। इसकी वजह है कि अणुओं के बीच में टक्करें ज़्यादा लगेंगी, और टक्करें ज़्यादा होने से उन पर रासायनिक बंध ज़्यादा बनेंगे, जल्दी बनेंगे, तो ये ताप बढ़ाने पर यह अधिशोषण की दर यहाँ पे बढ़ जाती है। यह बहुपरतों में हो सकता है, मतलब जैसे एक परत पानी की स्टील के गिलास के ऊपर आ गई तो दूसरी परत उस पानी की परत के ऊपर आ सकती है, क्योंकि वान डेर वाल्स बल लग रहे हैं, तो इस वजह से ये बहुपरतों में हो सकता है। परंतु ये जो रासायनिक अधिशोषण है ये केवल एकल परत में ही होता है, क्योंकि जैसे गैस के अणु किसी ठोस सतह से आकर के रासायनिक बंध द्वारा जुड़े तो दूसरे जो गैस के अणु ऊपर गैस के अणुओं से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वे गैस आपस में क्रिया वहाँ पर नहीं करेंगी। केवल गैस के अणु और जो ठोस पदार्थ के अणु हैं उनके बीच में ही वहाँ पर रासायनिक बंध बन सकते हैं। उसी गैस के अणुओं के बीच में रासायनिक बंध नहीं बनते। वो क्या बंध बनेंगे? अगर बनेंगे तो वान डेर वाल्स बल ही वहाँ पे लगेंगे, इसलिए ये एकल परत में होता है। और इसका उदाहरण की यदि हम बात करें तो गिलास पे पानी का चिपकना है, जल वाष्प का चिपकना ही बता दिया है। या हम देखते हैं जो हम कुछ उपकरण खरीदते हैं उसमें सिलिका की गोलियां आती हैं, छोटी छोटी सिलिका जेल जिसको बोलते हैं, वो नमी को उसमें सोख लेता है और उपकरण जो होते हैं उनमें उनको बचाता है नमी से। और इसका उदाहरण हम जो उत्प्रेरण क्रियाएं होती हैं, उत्प्रेरण क्रियाओं में ये रासायनिक अधिशोषण देखने को मिलता है, जब उत्प्रेरक की सतह पर जो अभिकारक पदार्थ के अणु आकर के अधिशोषित हो जाते हैं, फिर वे आपस में क्रिया करके वे अणु फिर उत्पाद में बदल करके अलग होते हैं, अभिकारक के रूप में वो अलग नहीं होते। ये हम देखते हैं। इस तरह से भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को आप समझ सकते हैं उदाहरण से अच्छी तरह से। इसके बाद जो अधिशोषण पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।